लेकिन अब वो दौर नहीं रहा। अब वो जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया है, भारत की इकोनॉमी, भारत के सोर्सेज, रिसोर्सेज, और मैंने आपको अर्ज किया था पहले चीमा साहब, जब आपके पास ये सारी चीजें, ताकत आती है, जब हुसन आता है, वो नजाकत खुद ब खुद आ जाती है उसके साथ, एंड दैट्स द रिजल्ट ऑफ इट, एंड आई एम प्लीज्ड व्हाट दे आर एंजॉयिंग, मैटर ऑफ फैक्ट। और मैं अफसोस है क्योंकि आई एम एन अमेरिकन कि अमेरिका इज लूजिंग ग्रिप ऑन इट। अब जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया है कि इराक के अंदर जंग इन्होंने लड़ी, $8 ट्रिलियन मेरे जैसे लोगों का खून पसीना इन्होंने वहां जाया किया, और आज इराकी इनको कह रहे हैं कि गेट द हेल आउट ऑफ हियर, 2500 अपने वो बच्चे उठाओ तो भागो यहां से। जिस तरीके से पठान भाइयों ने इन्होंने जूते मार के निकाला है फॉल ऑफ काबुल, आपका क्या ख्याल है कि कोई शिक्कत रखते हैं कोई दुनिया में करने की? आपका क्या ख्याल है किसी कंट्री को थ्रेट देने की सलाहियत रखते हैं? रेड सी के अंदर होती क्या है? वो खोते तो फिर रहे, जो होती कौन है? वो डंकीज पे फिर रहे हो। उन्होंने ना थपा दी है ना इकोनॉमी सरकार, ना थपाती है कि वॉशिंगटन डीसी के अंदर एक कंसर्न मौजूद है, बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन डायस्पोरा और भारत का उभरती हुई इकोनॉमी, भारत का मसल फ्लेक्स करना, भारत का कॉन्फिडेंस शो करना अपने रीजन में, भारत का नारा स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी, ये वेस्टर्न जो पावर्स हैं उनको ये पसंद नहीं है, ये बिल्कुल उनको पसंद नहीं है। इनको आदत पड़ चुकी है डिक्टेशन देने की, इनको आदत बन चुकी है कि लोग सरनगू होकर इनके पीछे पीछे चलें, अमेरिकन एम्बेसडर जहां भी हो वो एक्ट लाइक वॉइस राय करे, ये इनको आदत पड़ चुकी है। अब वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कल ही बैंक ऑफ इंडिया ने जो अपने फोरकास्ट किया है कि हमारी इकोनॉमी 2025 तक 7% पे जाएगी। फिर उसके बाद भारत के जो डिस्ट्रॉयर हैं, इनके जो शिप्स हैं, जिस तरीके से रेड सी के अंदर वो बिहेव कर रहे हैं, दे आर बिहेविंग लाइक अमेरिका। आपका क्या ख्याल है? इनको कंसर्न नहीं होगा? इनको ये सोचे नहीं होगी? फिर उसके बाद इनकी ख्वाहिश थी कि भारत चाइना के गले पड़ जाए लद्दाख वाली साइड पे, वो नहीं माने बात उनकी। फिर उसके बाद ये नहीं चाहते कि भारत ईरान के साथ रिलेशनशिप हमें बिल्ड करे, ये नहीं चाहते चाह बहार जो है वहां, मेरा मकसद है वहां भारत इतना उसमें आगे जाए सारा कुछ। तो ये सारी चीजें हैं, इस पे भारत को इशारे दिए जा रहे हैं। बल्कि यहां तक मैं इस पे थोड़ा सा बताऊंगा ये किस तरह पॉसिबल हो सकता है। आपने बताया कि स्काई सी गार्डियन और सी गार्डियन जो ड्रोन थे $3 बिलियन के, उसके साथ एक शिपमेंट मौजूद थी 8 बोइंग तैयारों की, P-81 तैयारों की। अगर उनकी शिपमेंट सप्लीमेंट्री रोकनी थी तो फिर 45 एकड़ का वहां कॉम्प्लेक्स बनाने की क्या जरूरत थी भाई? बेंगलुरु में इन्होंने अभी 1 हफ्ता पहले मोदी साहब ने उसका इफ्तिताह किया है। दूसरा, ये सबसे बड़ी निशानी है इनकी अपनी फ्रस्ट्रेशन की, इनकी अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की फ्रस्ट्रेशन की निशानी नजर आ रही है। अमेरिका इज ए टिकिंग बॉम्ब विद $34 ट्रिलियन डेट। $8 ट्रिलियन की जंगें इन्होंने लड़ी हैं पिछले 10 साल के अंदर। $8 ट्रिलियन की फेल जंगें। ये नहीं, एक होता है ना कि जंग आपने लड़ी हो और जंग आप जीते हो, आपके ऑब्जेक्टिव, आपके अमेरिकन एसेट्स स्ट्रांग हो गए हो, तो ठीक है, फिर तो वर्थ है। 8 नाकाम जंगें इन्होंने लड़ी है पिछले 10 सालों के अंदर, जिसमें अफगानिस्तान है, जिसके अंदर इराक, लीबिया है, जिसके अंदर हर जंग है जो इन्होंने हारी है। यूक्रेन की जंग भी हारी है, और $8 ट्रिलियन मेजॉरिटी करप्शन में गया है। यहां के अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ने उसको खुर्द बुर्द की है, उसको ऑफ शोर अपने बैंकों में जमा कराया है। मैंने अगले दिन ट्वीट की थी दुख के साथ, जिस करप्शन को मैं पाकिस्तान छोड़ के आया था, इट हैज फॉलोड मी हियर इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 106 बिलियन मांग रहे हैं आज, ये किसके लिए? यूक्रेन की जंग के लिए और गाजा की जंग के लिए। और मैं गारंटी, मैंने इसके सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये दूंगा कि इस वक्त प्लेयर हैं कौन? ऑस्टिन लॉयड जो कि ओबामा के अपॉइंटेड हैं, वो रैथियान से आए हैं। रैथियान इज मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, कॉन्ट्रैक्टर्स है। दूसरे भाईजान जो टोनी बिल्कन साहब हैं, वो बोइंग के बोर्ड पर थे। ये सारे का सारा एक ड्रामा जो था। मैं यहां पे ये अर्ज करना चाहूंगा कि मेरे वालिद साहब जो कि 1958 के लॉ ग्रेजुएट थे, उन्होंने एक दिन मुझसे आज से 35 साल पहले कहा था, उन्होंने कहा था कि तुम गलती कर रहे हो अमेरिका में रहने की, क्योंकि यहां भी इंसान वही कुछ कर रहा है, सिर्फ सूट और टाई में कर रहा है। आज मुझे 35 साल बाद ये नजर आ रहा है कि वाकई ही ह्यूमन इंस्टिंक्ट है कि जहां भी उसको करप्शन की अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो वारदात डालेगा। इस वक्त वो जो चेक एंड बैलेंस सिस्टम था अमेरिका का, जिसकी वजह से ये सुपर पावर बना था, वो टूट चुका है। इस वक्त चेक एंड बैलेंस सिस्टम काम ही नहीं कर रहा। कांग्रेस हैज बिकम अ नॉन फंक्शनिंग इंस्टीट्यूट। हर अमेरिकन को पता है, सिर्फ 11% अमेरिकन हैव लेफ्ट फेथ इन कांग्रेस। तो उस कांग्रेस ने भारत को चैलेंज किया है, उसका क्या असर होगा? कुछ असर नहीं होगा। इस वक्त जो सबसे बड़ी बात, जो स्ट्रेंथ है भारत की, वो भारत का पढ़ा लिखा, अमीर, जो मैं कहूंगा बल्कि खासकर टेक्नोक्रेट डायस्पोरा। टेक्नोक्रेट, द वर्ड इज अ टेक्नोक्रेट। आज अमेरिका से भारतीय डायस्पोरा चाहे तो मिनटों स्किंटों मेरे को फारग कर देगा। मैं उनकी डेली बेस पे स्ट्रेंथ देखता हूं चीमा साहब, वॉशिंगटन डीसी के अंदर भारतीय डायस्पोरा की। आप अजय बंगा देख लें। आप, मैं कहता हूं इस बात को, मेरी इस बात से को काउंटर करने से पहले गूगल जरूर इस्तेमाल करें, भारतीय सीईओ चेक कर लें अमेरिकन कंपनियों के कितने हैं इस वक्त।
और 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, आज भी एक खड़ी है रिपब्लिकन साइड पे, आज भी एक खड़ी है, और दूसरा उसके बाद आप उनका इन्फ्लुएंस देख लें आप, तो मैं I'm सरप्राइज। इनको इतना ये सारा कुछ इतना जो है आगे नहीं जाएगा, ये सिर्फ इशारे दे रहे हैं, अभी इशारों तक बात हो रही है। ये ना इन ड्रोन के ना देने से भारत को कोई फर्क पड़ेगा, और ना ही इससे कोई, अगर देखा जाए कि वो उनका कोई डिफेंस वीक हो जाएगा। उनकी जो ग्रोथ जिस तरीके से हो रही है भारत की, वो इनके कंट्रोल से बाहर है मेरे ख्याल में। हाँ, जिसमें ये इशारे देना चाहते हैं, इशारे ये पाकिस्तान को भी खुश करना चाहते हैं भारत के ड्रोन रोक के, ये कनाडा को भी खुश करना चाहते हैं भारत के ड्रोन रोक के, ये आगे रशिया पे भी प्रेशर, उसको भी सिग्नल देना चाहते हैं। तो ये इशारे सिग्नल दे रहे हैं मुझे, लेकिन इसमें से इनकी फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है और इसमें से कुछ भी नहीं। सबसे पहले तो चीमा साहब देखें, आप किसी को कॉर्नर करके या किसी पे प्रेशर तब डाल सकते हैं ज्यादा अगर आपका माजी साफ हो, लेकिन अगर आप खुद भी गंदे हों, आपने खुद भी मुल्कों में रजीम चेंज के तमाशे सारी जिंदगी किए हों, और आज भी आप जहां आपका हाथ पड़ता हो करते हो, आप वैसे कमजोर हो चुके हैं। मैंने आपको अर्ज किया था कि इनकी कमजोरी की निशानी यहां से लगा लें कि CIA इतना कमजोर हो चुका है, इनकी इंटेलिजेंस अपनी हर जगह के ऊपर फेल है, हर जगह फेल है। और उसमें माजी के अंदर, लेकिन देखें इसमें, अगर आप इसमें पढ़ें साउथ अमेरिका में क्या क्या नहीं करते रहे, बल्कि बनाना रिपब्लिक का वर्ड ही इनके, वो जो बनाना से निकला था, जो बनाना इंपोर्ट होता था अमेरिका से, उसको इन्होंने इन्फ्लुएंस करने के लिए क्या कुछ नहीं करते रहे। मैंने आपको जिस तरह अर्ज किया है कि इनको आदत पड़ चुकी है अमेरिकन एम्बेसडरों को कि जहां रहना होता है वॉइस राय के तौर पे रहते थे। पाकिस्तान के अंदर मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं, आज भी अमेरिकन जो वहां पे एम्बेसडर है, ही बिहेव लाइक वॉइस राय। किस तरह मैं उसकी अर्ज करना, जिसको दिल इलेक्शन कमीशन के चीफ को जाकर मिलना शुरू कर देते हैं, IG पंजाब से जाके वो अपनी लेना शुरू कर देते हैं, विच इज रॉन्ग, विच इज अगेंस्ट द प्रोटोकॉल ऑफ द फॉरेन सर्विसेज और समथिंग। लेकिन अब वो दौर नहीं रहा। अब वो, जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया है, भारत की इकोनॉमी, भारत के सोर्सेज रिसोर्सेज, और मैंने आपको अर्ज किया था पहले चीमा साहब, जब आपके पास ये सारी चीजें, ताकत आती है, जब हुसन आता है, वो नजाकत खुद ब खुद आ जाती है उसके साथ, एंड दैट्स द रिजल्ट ऑफ इट, एंड आई एम प्लीज्ड व्हाट दे आर एंजॉयिंग, मैटर ऑफ फैक्ट। और मैं, अफसोस है क्योंकि आई एम एन अमेरिकन, कि अमेरिका इज लूजिंग ग्रिप ऑन इट। अब जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया है कि इराक के अंदर जंग इन्होंने लड़ी, $8 ट्रिलियन मेरे जैसे लोगों का खून पसीना इन्होंने वहां जाया किया, और आज इराकी इनको कह रहे हैं कि गेट द हेल आउट ऑफ हियर, 2500 अपने वो बच्चे उठाओ तो भागो यहां से। जिस तरीके से पठान भाइयों ने इन्होंने जूते मार के निकाला है फॉल ऑफ काबुल, आपका क्या ख्याल है कि कोई शिक्कत रखते हैं दुनिया में करने की? आपका क्या ख्याल है किसी कंट्री को थ्रेट देने की सलाहियत रखते हैं? रेड सी के अंदर होती क्या है? वो खोते तो फिर रहे, जो होती कौन है? वो डंकीज पे फिर रहे हो। उन्होंने ना थपा दी है ना इकोनॉमी सरकार, ना थपाती है, बल्कि वो उसने आपके ऑस्टिन लॉयड ने फिर कह दिया उस हम 3 लोगों के मरने के बाद कि हम ईरान के साथ पंगा लेकर इसको जंग को फैलाना नहीं चाहते। तो ये सारी कमजोरियां हैं चीमा साहब, ये कमजोरियां हैं। तीन मैं हैरान हूं चीमा साहब, पहले ये मुल्क वो था जिसमें मैं बैठा हूं, जिसको खांसी जो छींकता था दुनिया को नमूनिया हो जाता था। आज 3 सोल्जर मरे हैं, पता ही नहीं किसी को यहां पे, डाउन प्लेइंग इट। तो चीमा साहब ये दर हकीकत, अब मैं दुख के साथ, अफसोस है क्योंकि मैंने अपनी सारी जिंदगी लगा दी इस कंट्री के ऊपर। मैं जितना यहां बैठा जख्मी परेशान हूं, इतना कोई नहीं हो सकता। मैं अपनी आंखों से उजड़ता देख रहा हूं ये गुलिस्तान। ये मैं बल्कि कई दफा मैं ये ट्वीट कर चुका हूं, दे आर इन सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड। लेकिन इसमें मैं जो एज ए जिस तरह मैं यहां पर देख रहा हूं जो हालात है, जिस तरीके से मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, दिस वोंट हैव एनी इफेक्ट ऑन इंडियन फॉरेन पॉलिसी पीरियड, ये मैं बता। लेकिन देखिए चीमा साहब, इसके बाद अच्छा दूसरी बात, ठीक है ड्रोन नहीं देंगे इंडिया को, ठीक है मान लेते बात। चीमा साहब ड्रोन बना के नहीं बेचेगा बोइंग, तो पकौड़े बेचेगा। गाड़ी तो ये बना नहीं सकते, साइकिल ये बना नहीं सकते, सारे चाइना से बन के आते हैं। इनके पास यहाँ पे अपना डिफेंस मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के अलावा दूसरी चीज क्या है जो बना सकेंगे, इसका भी पूछना हूं। दवाइयां भी सारी इन्होंने इंडिया से बनवानी शुरू कर दी, हर चीज तो बाहर से बन के आ रही है, सिवाय मिसाइल के ये F-16 के, सिवाय इनके बोइंग के। तीसरी प्रोडक्ट इनके पास कौन सी है बेचेंगे दुनिया को? खाएंगे कहां से ये? मैं मान लेता हूं जी, दुकान बंद करो ठीक है, लेकिन फॉसिल फ्यूल तो उन्होंने बंद कर दिया ना, कहते जी इलेक्ट्रिक चलेगा यहाँ पे। क्या बनाएंगे यहाँ पे? हर चीज तो चाइना से बन के आ रही है, टेस्ला भी चाइना से बन के आ रही है। चीमा साहब दर हकीकत इनको सोचना होगा, इनको रिवाइज करना पड़ेगा, देखना होगा इनकी सुप्रीमेसी क्या थी। इनका हिस्ट्री पढ़े, 18वीं सदी से आज तक इनोवेशन थी। इन्होंने जहाज बनाए, इनकी देखें, इन्होंने पेंसिलीन बनाई थी, इन्होंने एड की, इन्होंने निकाली। अब वो इनोवेशन नहीं, खत्म। अब जब मैथ ही नहीं पढ़ना, जब नशे करने हैं, तो इलान मस्क कितनी दफा इस तरह के लोग आते रहेंगे जो साउथ अफ्रीका से आके यहाँ के अमेरिका को उठाएंगे? कितना अरसा जुकरबर्ग यहाँ पे यहूदी भाईजान जो है अमेरिका को चलाते रहेंगे? लोकल अमेरिकन किधर आज? कोई समझ नहीं आ रही। वो नशा उन्होंने ओबामा के ना नशा करो, समझो, वीड पियो, टीके लाओ, बस। चीमा साहब, हाउ द कंट्रीज आर रन। मैं जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया है कि बल्कि कांग्रेस के जो 2-3 ये सिग्नलिंग, इन्होंने सिग्नल दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ भारत को, और कुछ भी नहीं है। और आई होप कि भारतीय इसको अंडर प्ले करें,
मूव ऑन करें, बल्कि उधर से भी कुछ थ्रेट करें इनको यार ठीक है वी डोंट बाय इट, आई टेक द बोइंग कॉम्प्लेक्स, शट द बोइंग कॉम्प्लेक्स, टेक इट विद यू। तो इनके शाम तक उन्होंने ठीक हो जाना चाहिए। सब इनके पल्ले क्या है, कुछ भी नहीं। तार साहब $200 अरब की ट्रेड है इंडिया के साथ, और अमेरिकन को क्या फर्क पड़ता है तार साहब? अब कोई क्या फर्क, चीमा साहब इनको फर्क बड़ा पड़ता है, सब खराब है। मैं जिस स्टेट में बैठा हूं, अगर $2 बिलियन उसने ट्रांसपोर्टेशन का बजट काट लिया कि सड़कें ठीक नहीं कर सकेंगे, आज कोई पुल गिर जाए तो बनाने की सलाहियत नहीं रखते। मैंने आपसे क्वेश्चन किया था चीमा साहब, ये आप मुझे बताएं पिछले 25 सालों में कोई नया एयरपोर्ट बनाया हो अमेरिका में? इन्होंने कोई एक सिंगल हाईवे बनाई उन्होंने? कोई सिंगल हाईवे बता दें आप मुझे। टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर इज क्रिपलिंग डाउन। एयरपोर्टों पे जाएं आप, लगता है जिस तरह 50 साल पीछे आ गए। मैं तो पिछले हफ्ते एयरपोर्ट पे बैठा था एक जगह पे न्यू हैम्पशायर के अंदर, खुदा कसम मैं परेशान था एयरपोर्ट को देख के, परेशान था। मेरे साथ वो जसदीप साहब थे, मैंने कहा जसदीप साहब रियली दिस इज अमेरिका वी केम टू? इससे तो अच्छा इस्लामाबाद का एयरपोर्ट है यार। चीमा साहब दिस इज नॉट हाउ द कंट्रीज आर रन। आपको के यहां पे हालात ये हैं कि चाइनीज बलून जो ऊपर से आए थे, आपको शायद याद हो कुछ अर्सा पहले, चाइनीज बलून छोड़ते रहे हैं जिसको ये कहते रहे हैं कि शायद ये वेदर को चेक करने वाले चाइना से उड़ के इधर आ गए। मेरे ख्याल चीमा साहब ये सोए हुए थे नीचे, सिटीजन्स ने कहा था कि ये ऊपर बलून आ गए, ये क्या बलून है? तो जब आप के बलून चाइनीज सर के ऊपर आ जाए, आपकी सारी कैंट की और हर चीज की तस्वीरें ले रहे हो, और सिटीजन आपको कॉल करके 911 डायल करके कहें कि ये देखें बलून आ गए, तो आपके अच्छा ये चाइनीज बलून है? अच्छा जी। तो चीमा साहब फिर मेरा मकसद है, फिर आप फिर दुकान आपको बंद कर रहे हो रही, दुकान बंद, वैसे दुकान बंद, दुनिया मुंह पे फूकती फिर रही है इस वक्त। चीमा साहब एलाइज भाग रहे हैं। चीमा साहब सऊदी अरेबिया का, ईरान का, बीजिंग में जाके सुलह करना इनके मुंह के ऊपर थप्पड़ था। वो थप्पड़ था इनके मुंह, वो डर के भागा है सऊदी अरेबिया यहां से। जब फॉल ऑफ काबुल हुआ था तो सबसे पहले यहां पे कौन लोग आए थे? साउथ कोरियन प्राइम मिनिस्टर और जापानीज आए थे। उन्होंने कहा था भाईजान आप खुद अपने आप को सेव करने की सलाहियत नहीं रखते, हमें इजाजत दें, हम अपने अपने एटम बम बना लें। तो चीमा साहब एक और बात आज को मैं बताने लगा हूं, बताना चाहूंगा आपको। चाइना दोबारा स्टेबल होगा, बड़ी जल्दी स्टेबल होगा। इस वक्त क्राइसिस उनके चल रहे हैं रियल एस्टेट के, उनके कल परसों हांगकांग की मैंने खबर पड़ी है कि जिस तरीके से वहां पे वो एक क्राइसिस में जा रहे हैं, लेकिन दे आर वेरी स्मार्ट पीपल, दे आर वेरी स्मार्ट पीपल। उनकी ग्रोथ भी पिछले 30 साल की है, और वो उनको 10 साल आप दें, वो दोबारा ना चैलेंज कर जाए अमेरिका की, सबसे पहले तो उनकी इकोनॉमी सरप्लस कर जाएगी, ये तो गारंटी है। अमेरिकन इकोनॉमी को पीछे छोड़ देंगे। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज, दूसरी इकोनॉमी सबसे पहले जो इनको सरप्लस करेगी वो भारत की। अगला दौर लिखा जा चुका है चीमा साहब, मैं देख रहा हूं। सबसे बड़ी बात, जब कौम के अंदर एक ड्राइव ही ना रहे एक अंदर कौम के कि हमने तरक्की करनी है, वो मुझे ड्राइव नजर आ रही है सिर्फ भारतीयों में और चाइनीज में। इनको मेरे जो भाईजान ओबामा जो कि कीनिया से आए थे, उन्होंने कहा था कि आई विल चेंज द फंडामेंटल्स ऑफ दिस कंट्री। और उन्होंने इनको अमेरिकन लोगों को, बच्चों को क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि यू हैव बीन रनिंग द वर्ल्ड फॉर 400 years, नाउ टाइम हैज कम अप, सिट बैक एंड रिलैक्स। वो रिलैक्स कर रहे हैं। लेट द चाइना राइज। बाइडन की गूगल करके देखें, बाइडन की अपनी कैंपेन में ये कहता था चाइना इज गुड फॉर अमेरिका। यूक्रेन से पैसे इसका लड़का हंटर बाइडन बनाता रहा, चाइना से पैसे बनाता रहा, आज से 4 साल पहले की बात। तो आज उनके साथ ये जंगे करेंगे, ये आज उनके साथ ये कहेंगे नहीं वो चैलेंज विद देम। जब बेचते हो अपने सारे एसेट्स, उनको अपने सारे सीक्रेट बताते हो, उनके बच्चों को पढ़ाते हो, जिस तरह आपने नारा लगाया था दुश्मन के बच्चे पढ़ाएंगे, ये दुश्मन के बच्चे हार्वर्ड में पढ़ा के भेज देते हैं चाइना। अब कहते हैं वो अटैक कर रहे हैं, अटैक तो वो करेंगे, पैंदा हाथों हाथ कर लिया उन्होंने, रोक लो। वो बड़ी अच्छी मूवी, बल्कि मैं चाहूंगा कि आपके देखने वाले देखें, जो स्नोडन पे बनी है, जो कि रशिया में इस वक्त बैठा है। अभी देखें वो हालात कि वो किस तरीके से ओबामा अपनी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी को यूज करता था अपने ही लोगों के खिलाफ और भाग गया था यहां से। स्नोडन, उसके ऊपर मूवी बन चुकी, मैंने देखी है, वंडरफुल मूवी, आई हाईली रिकमेंड। लेकिन ये चाइना के हमले, रशियन हमले नहीं रोक सकेंगे, क्योंकि बाइडन ओबामा को प्रेसिडेंट शी बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। पुतिन भाईजान ने इनको बहुत अरसे से स्टडी कर लिया है, वो उनको पता है कि दे डोंट हैव एनी कैपेसिटी और एबिलिटी और नेशनलिज्म एट द सेम टाइम। दे कैन नॉट, इनको, ये खुद अमेरिका को डिस्ट्रक्ट करना चाहते हैं, अमेरिका को तरक्की की तरफ लेकर नहीं जाना चाहते। ये खुद चाहते हैं कि अमेरिका जो है वो जलीलो ख्वार हो। जो आप देख रहे हैं 3-3 लाख बंदा हर महीने क्रॉस कर रहा है, इनको पता ही नहीं वो कौन है। सारे मिलिट्री एज के लोग हैं, सारे मिलिट्री एज के लोग। बल्कि जो आपके डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, वो तो अक्सर कहते हैं कि वो कैदियों को जेलों से छोड़ के बॉर्डरों पे भेज रहे हैं कैदी। तो ठीक है, अपने पागल खानों से लोगों को निकाल के, क्योंकि अपना खर्चा बचाएं, क्यों उनको रखा, वो कहते हैं उनको भेज देते हैं बॉर्डरों पे, क्योंकि ये फिर उनको संभालते हैं, करते हैं। उनको वेलकम पैकेज दिए जाते हैं एयरपोर्टों पे, उनको वेलकम कहा जाता है, आए साढ़े जो पाकिस्तान के अंदर, आओ बिस्मिल्लाह, आओ ना, ये हाल चाल, आओ
रोटी की खाओगे आज? बार्डर पेट्रोल आजकल ये पूछता है, तुसी छोटा गोश्त खाओगे या दाल खाओगे? दिस इज व्हाट दे आस्किंग दैट। चलें चीमा साहब, फिर इस तरह मैं आपको ये जरूर बावर कराना चाहूंगा देखने वालों को, दे डोंट हैव एनी एबिलिटी और कैपेसिटी टू चैलेंज इंडिया, भारत, ठीक है। लेट्स सी तार साहब कैसे, लेकिन ये बड़ी सीरियस डेवलपमेंट ली जा रही है, सारी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटीज को समझती है कि वो इंडिया ने जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रशिया में शो करने की कोशिश की और बहुत सारी चीजों में, और ये जो एग्रेसिवली प्ले करने की कोशिश कर रहा है, इसकी शायद एक सेगमेंट ऑफ अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन समझता है कि हमें इंडिया को स्टॉप करना होगा और थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क डालना होगा उनके ऊपर, ताकि उनको मजबूर किया जाए कि ठीक है हमारी आप पे डिपेंडेंस जरूर है, लेकिन क्या ये वाकई कर सकते हैं जिस तरह आपने कहा नहीं कर सकते? आई थिंक ये और कितना, क्योंकि अमेरिकन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो चाइना है, और चाइना को काउंटर करने के लिए वो हर चीज जो है वो दाव पे लगा जाएंगे। जिस तरह तार साहब मैं कहता हूं कि अमेरिका ने पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहा था, तो अमेरिका ने पाकिस्तान को नहीं छेड़ा था, बिकॉज उनके लिए सोवियत यूनियन बड़ा थ्रेट था। सो आज चाइना बड़ा थ्रेट है, उसके लिए वो हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं। सो दे विल लेट डू इंडिया वट एवर इट इज डूइंग, बट फॉर देम आई थिंक चाइना इज मोर इंपॉर्टेंट, बट लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड इन कमिंग डेज। बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो दिन है। थैंक यू वेरी मच तार साहब, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू, बड़ा मजा आया वंस अगेन आपकी कन्वर्सेशन। दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि भाई वेस्टर्न पावर्स यानी कि भाई सब यूरोप और अमेरिका का सबसे बड़ा कंसर्न क्या है कि भाई भारत की बढ़ती हुई तेज़ी से बढ़ती हुई इकोनॉमी, ठीक है, जैसे 2014 के बाद से इतने अच्छे तरीके से मतलब कि स्मूथली चलाया गया ना, मतलब कि भाई साहब वो काबिल तारीफ़ है। लेकिन मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ कि भाई क्या बोलते हैं 90 के दशक में ना भाई क्या बोलते हैं भारत का जो गोल्ड रिजर्व था ना, मतलब कि उसको भाई साहब रखा गया था भाई साहब स्विट्ज़रलैंड के बैंक में और लंदन के बैंक में, ठीक है भाई साहब। वो एक ऐतिहासिक कदम था जो कि भाई साहब उस वक्त की सरकार ने लिया था, और भाई वो मतलब कि उसी वजह से भाई भारत की जो इकोनॉमी है ना, मतलब कि भाई भारत की जो फॉरेन रिजर्व्स आज जो आप देखते हैं ना कि भाई $600 बिलियन के फॉरेन रिजर्व्स हैं भारत के पास, 650 के 700 के भी हो गए थे अभी तो, अब थोड़े से नीचे आए हैं। लेकिन भाई क्या बोलते हैं भाई इतने $600 बिलियन के रिजर्व्स होना भाई साहब कोई छोटी बात नहीं है, आपको मैं बताता चलूँ कि भाई साहब 600 650 बिलियन डॉलर के फॉरेन रिजर्व्स होना भाई साहब बिल्कुल छोटी बात नहीं है। उस टाइम पे 90 के दौर पे भाई भारत के पास में मतलब कि भाई साहब मतलब कि 0.6 बिलियन डॉलर के मतलब करीब पे मतलब कि भाई साहब हमारे पास वो था फॉरेन रिजर्व्स। तो भाई भारत की इकोनॉमी मतलब भाई अब भारत को बहुत सारी चीज़ें गुड्स वगैरह मतलब कि इम्पोर्ट करवानी पड़ती हैं, ठीक है भाई साहब। तो भाई वो सब चीज़ों को सरकार के इलेक्शन करवाने का भी खर्चा नहीं था भाई साहब उस टाइम पे भारत के पास में, ठीक है। तो भाई वो टाइम भाई बहुत बुरा था भाई साहब भारत के लिए, और भाई भारत का जो सोना था ना वो गिरवी रखा गया था इन बैंकों में, स्विट्ज़रलैंड के और लंदन के बैंक में भारत का सोना गिरवी रखा गया था भाई साहब। यहाँ तक कि IMF ने भी हाथ खड़े कर दिए थे कि भाई नहीं हम लोन नहीं देंगे। IMF ने लोन दिया था लेकिन भाई साहब बहुत कम दिया था, मतलब भाई 70 टू 800 70 टू क्या बोलते हैं 700 से 800 बिलियन डॉलर का, मतलब भाई साहब 700 से 800 मिलियन डॉलर का कर्ज दिया था भारत को। लेकिन भाई भारत सिर्फ एक ही बार IMF के प्लान में घुसा था, लेकिन भाई उसके बाद से भाई भारत ने कभी पलट कर नहीं देखा। जब से भारत ने सोना रखा था वो भाई साहब सारा सोना भाई भारत सरकार छुड़ा चुकी है भाई साहब, वापस ला चुकी है भारत के अंदर भाई उससे। लेकिन भाई भारत को भाई बूस्ट मिला, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, भारत की इकोनॉमी पटरी पर आई, और आज के डेट में क्या बोलते हैं चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है भारत भाई, और क्या बोलते हैं बहुत ही ज़्यादा मतलब कि रफ्तार से आगे बढ़ रही है। 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो चुकी है भारत की, ठीक है भाई साहब। तो भाई ये बहुत अच्छी बात है भारत के लिए कि भाई भारत मतलब कि तेज़ी से मतलब कि भाई मतलब चौथी और पाँचवीं के बीच में जो रहती है इकोनॉमी भारत की, ठीक है। तो भाई भारत की जो तेज़ी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है भाई वो मतलब भाई सब बहुत लोगों के लिए सरदर्द बना पड़ा है, मतलब कि भाई जो वेस्टर्न पावर्स है उनके लिए तो भाई सरदर्द बनी पड़ेगी भाई। ये सोच भी नहीं सकते थे कि भाई साहब जो भारत मतलब कि ब्रिटेन के मतलब कि गुलामी में रहा था भाई उस ब्रिटेन से भी मतलब कि आगे निकल जाएगा भारत, और भारत की इकोनॉमी भाई साहब अब जो मतलब कि अंदाज़ा लगाया जा रहा है ना कि भाई साहब 2050 तक में ना भारत की इकोनॉमी 2050 से पहले ही, ठीक है, भारत की इकोनॉमी मतलब कि भाई क्रॉस कर जाएगी अमेरिका की इकोनॉमी को, और भाई क्या बोलते हैं चाइना की इकोनॉमी सबसे नंबर 1 पे आ जाएगी, दूसरे नंबर पे भारत की इकोनॉमी, तीसरे नंबर पे अमेरिका की इकोनॉमी हो जाएगी 2050 से पहले ही। तो भाई ये मतलब ये तो सबसे बड़ा कंसर्न है वेस्टर्न पावर्स का कि भाई भारत की इकोनॉमी जो है इतनी मतलब कि आगे कैसे बढ़ रही है। भाई 2014 के बाद से ना भाई सब बहुत ज़्यादा भारत में क्या बोलते हैं जो नोटबंदी हुई थी उससे भी काला धन रोका गया था, ठीक है। वैसे बहुत सारी चीज़ें करी गई थी 2014 के बाद से। भारत की आर्थिक तरक्की जो है ना उसको समझने के लिए GDP नहीं बल्कि GDP का आकार, व्यक्ति मतलब सब कुछ ही समझना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है।
तो मैं बताता हूँ आपको, देखो, डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार, यूपीआई, डिजिटल भुगतान और आधार जैसी डिजिटल सार्वजनिक संरचनाओं ने बैंकिंग और भुगतान को बड़े पैमाने पर डिजिटल बनाया। इससे छोटे कारोबारों और आम उपभोक्ताओं के लिए डिजिटल लेन देन आसान हुआ। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा जोर, ठीक है, 2014 के बाद सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट, बंदरगाह, बिजली और डिजिटल कनेक्टिविटी में बड़े निवेश हुए। इसका आर्थिक महत्व ये है कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर से माल और लोगों की आवाजाही की लागत और समय कम हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग और निवेश को बढ़ावा, मेक इन इंडिया, प्रोडक्शन और लिंक्ड इनिशिएटिव पीएलआई जैसी नीतियों का उद्देश्य भारत में मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और ग्लोबल सप्लाई चेन्स में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाना है। ठीक है। और सर्विसेज सेक्टर भारत की बड़ी ताकत बना रहा। ठीक है। आईटी, बिजनेस सर्विसेज, सॉफ्टवेयर और प्रोफेशनल सर्विसेज भारत में एक्सपोर्ट अर्निंग का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों में सर्विसेज का नेट कंट्रीब्यूशन भी भारत के एक्सटर्नल अकाउंट्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो भाई देखिए भाई, ये जो चीज़ है ना, मतलब कि भाई साहब, मतलब कि इस चीज़ में एक मूवी भी आई है। ठीक है भाई साहब, गवर्नर नाम से एक मूवी आई है जिसमें मनोज बाजपेयी मेन रोल में है। और भाई वो मूवी आप सबको देखनी चाहिए। उसमें आपको पता चलेगा कि भाई भारत का जो 90s में जो सोना था ना भाई, यहाँ तक नौबत आ गई थी कि भाई भारत के सोने को ना, मतलब कि भाई गिरवी रखा गया था। ठीक है भाई, गिरवी रखना पड़ गया था भारत सरकार को। और भाई ये बहुत ज़्यादा मुश्किल का दौर था भाई भारत सरकार के लिए, कि भाई भारत का जो मतलब कि भाई कितना टन, मतलब कि भाई साहब ये 1600 टन के करीब में होगा वो सोना मतलब कि भारत को गिरवी रखना पड़ गया था। इतनी आर्थिक तंगी हो गई थी भारत में। तो भाई ये चीज़ से समझ मिलती है कि भाई साहब देखो भाई, जैसे घर की इकोनॉमी होती है ना, वैसे ही देश की इकोनॉमी भी होती है एक तरीके से देखा जाए तो। भाई वहाँ पे भी बहुत बहुत कुछ चीज़ें मतलब कि संभाल के रखनी पड़ती है। और भाई उसको मतलब कि एक साइंस होती है भाई, इकोनॉमी को संभालना ना बहुत ज़्यादा साइंस होती है। आपने सुना होगा कि भाई भारत सरकार जो है, आरबीआई जो इतने सारे प्रिंट नहीं कर सकता नोट्स को, क्योंकि भाई उतना ही हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स होना चाहिए। ठीक है भाई, अगर हम अब नोट को प्रिंट करें ना तो उससे जितना हमारा सोना है, सोना और फॉरेन रिजर्व्स मतलब कि मतलब कि जितने सोने के हिसाब से हम फॉरेन रिजर्व्स रख सकते हैं। ठीक है भाई, मतलब कि फॉरेन रिजर्व तो बढ़ जाता है, मतलब कि सोना और फॉरेन रिजर्व्स को मिलाकर ही हम उतने नोट छाप सकते हैं। ये चीज़ इकनॉमी है। और ज़्यादा नोट छाप दिए तो भाई आर्थिक तंगी आ सकती है, क्योंकि भाई सब अगर नोट छाप दे, सबके पास पैसे आ गए बहुत ज़्यादा, तो भाई वो मतलब कि भाई कीमत है जो आसमान छूने लग जाएगी। क्योंकि भाई हर किसी के पास पैसा होगा तो हर चीज़ें वो खरीद रहा है, तो भारत सरकार को इम्पोर्ट करवाना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ें, और भाई उसके लिए फॉरेन रिजर्व चाहिए होंगे। तो भाई ये इकनॉमी है, बहुत ही पेचीदा चीज़ है। आप मूवी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो खैर, तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी मनोरंजन सुनाते रहें। तो आज मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।